इस वक्त गार्ड छुप कर कमरे में जाकर सो जाता था। भला लाशों ने भागकर कहाँ जाना था। फरहाद तेजी से मरगियों के अंदर आ गया। चंद बदकिस्मत लावारस लाशें बेड्स पर मौजूद थीं। उनसे नजरें चुराता हुआ वो सबसे कोने के बेड तक पहुंच गया। आहिस्ता से उसने लाश के चेहरे से सफ़ेद चादर हटा दी। रोमेला उसके होंठ कपकपाए। मिली मेरी जान, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, हर कीमत पर लाऊंगा। किसी जिंदगी की क्या कीमत हो सकती है। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए दाम लगाना कोई नई बात नहीं, हमेशा से होता आया है। जन और ज़मीन खाको खून मांगते रहे हैं। हसीन चेहरों ने बारहा हजारों जानों का नजराना वसूल किया है, मगर इस कहानी में सौदा बहुत ही अनोखा था। चेहरे बेशक हसीन था, मगर दुनिया से रुखसत हो चुका था और उसको वापस बुलाने के लिए 3 जिंदगियों को दुनिया के पार भेजना था। मोहब्बत मगर मुर्दा, और वापसी की कीमत 3 जिंदगियां। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी फरहाद का जनून, हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 2। अनवर साहब की उम्र तो इतनी नहीं होगी, मगर बेचारे बहुत कमज़ोर थे। टाइफाइड बिगड़ जाने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उनकी बेगम वफ़ात पा चुकी थी। 2 कम उम्र मासूम सी बेटियां दिन भर उनके साथ रहती, मगर रात को वो ज़बरदस्ती उनको घर भेज देते। बेचारी लड़कियां बेचैनी से अपने प्यारे अब्बू के सेहतमंद होने की दुआएं और उनके घर आने का इंतज़ार कर रही थीं। और फरहाद चांद की आखिरी तारीख का वक्त तो कभी रुकता ही नहीं, और चांद की तारीख बिल आखिर आ ही गई। वही रूटीन, वही ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ और वही फरहाद का जनून। जीवनदास से एग्रीमेंट कर लेने के बाद फरहाद ने अपनी ड्यूटी मुस्तकिल नाइट शिफ्ट में लगवा ली थी। कत्ल करने का मज़ा तो रात ही में है। बल्ब की रोशनी सीधी फरहाद के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने हाथों पर रबड़ के मोटे दस्ताने चढ़ा लिए और आहिस्ता से कमरे में निकल आया। अनवर साहब प्राइवेट रूम में एडमिट थे। नर्स उन्हें दवा खिला चुकी थी और वो बेखबर सो रहे थे। फरहाद उनके करीब खड़ा चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। शायद उसकी निगाहों की तपश से अनवर साहब की आंख खुल गई। जाने पहचाने मेहरबान डॉक्टर फरहाद को अपने पास खड़ा देखकर अनवर साहब के होंठों पर कमज़ोर सी मुस्कुराहट बिखर गई। डॉक्टर साहब, ना जाने वो क्या कहने लगे थे। फरहाद के मजबूत हाथ ने उनका मुंह सख्ती से बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, कौन मुकाबला कर सकता है कि किसकी मोहब्बत में ज़्यादा ताकत, ज़्यादा दीवानगी है। क्या अनवर साहब की मासूम बच्चियों को अपने बाप से मोहब्बत नहीं थी, जिनके सिवा पूरी दुनिया में उनका और उन कोई सहारा भी नहीं था। नसीमा बेगम का दुनिया में कोई नहीं था, मगर खुदा तो था, और खुदा तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। किसने हक दिया था फरहाद को कि वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लाशें गिराता फिरे, खुदा के कामों में दखल अंदाजी करता फिरे। और कौन कर सकता है खुदा के कामों में दखल अंदाजी? खड़ा होने की ताब ला सकता है और उसके फैसलों के सामने नहीं, कोई नहीं। आज फिर फरहाद रोमेला की लाश के पास खड़ा उसके चेहरे को टिकटिकी बांध कर देख रहा था। 2 कत्ल हो गए, मगर मिली तो वैसी ही बेजान थी, बल्कि उसका चेहरा तो गवाही दे रहा था कि उसको दुनिया से गए वक्त गुजर चुका है। मिली के होंठों पर गहरी नीलाहट नमूदार हो गई थी। मिली, मिली, आंखें खोलो।
फरहाद ने बेसाख्ता पुकारा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल खामोश कमरे में एक आवाज गूंजी। फरहाद बुरी तरह चौंक गया। फरहाद ने मुड़कर देखा। सर, आप इस वक्त स्वर्ग में? सिस्टर नौरीन हैरान होकर पूछ रही थी। फरहाद को खुद को कंट्रोल करने में चंद सेकंड लगे। जी, ये गार्ड कहाँ है? मैं उसको चेक करने आया था। उसने अपना लहजा सख्त कर लिया। सर वो नौरीन एकदम घबरा गई। उसकी बहुत मर्तबा रिपोर्ट हो चुकी है। वो रात को कमरे में जाकर सो जाता है। आपकी ड्यूटी इस वक्त कहाँ होती है? फरहाद ने पूछा। सर, मैं राउंड ले रही थी। मुर्ग का दरवाज़ा खुला देखा तो यहाँ आ गई। फरहाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं भी दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आ गया था। खैर, एवरीथिंग इज़ ओके। आप जाएं राउंड ले। और फिर वही पुर इसरार खौफनाक कमरा था। आज की नहुसत और बदबू में और अजाफा लग रहा था। जीवन दास की शक्ल भी मजीद मकरू लग रही थी। तुमने तो कहा था कि जैसे जैसे मैं लोगों को कत्ल करूंगा रोमीला में जान आती जाएगी, मगर इसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, बल्कि उसकी लाश खराब होने वाली है। फरहाद उसे घूर रहा था। जीवन दास को फरहाद के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल कहा था और ऐसा ही होगा। मगर बाबू, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू सिर्फ पहले से कब्र में पैर लटकाए हुए लोगों को कत्ल कर। बाबू, अब आखिरी भेंट जवान खून की चढ़ा, बिल्कुल जवान खून की। जवान? मैं जवान इंसान कहाँ से ले आऊं मार डालने के लिए? तुमने मुझे कोई आदी कातिल समझ लिया है। फरहाद का गुस्सा बढ़ रहा था। बाबू, ये तो तुझे सौदा तय करने से पहले सोचना चाहिए था। इस वक्त तो पूरी दुनिया को बुलाने के लिए तैयार था। क्या 2 महीनों में मोहब्बत का भूत उतर गया? जीवन दास खुद भी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। बकवास मत करो। ताना फरहाद की बर्दाश्त से बहुत ज्यादा था। तू समझ क्या रहा है बाबू? मैं खुद कम कष्ट उठा रहा हूँ। इस वक्त से एक रात भी आंख नहीं लगी है मेरी। सख्त दुश्वार अमल कर रहा हूँ देवी के आगे। अब अगर तूने जरा भी चूक की, मामूली गलती भी हुई, तो सारा खेल उलट जाएगा, क़यामत आ जाएगी। जीवन दास की खून की तरह सुर्ख आंखें गवाही दे रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, जाने कब से मुसलसल जाग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तीसरे कत्ल के बाद भी रोमीला जिंदा ना हुई तो मैं एक चौथा कत्ल भी करूंगा और वो कत्ल तुम्हारा होगा। हा हा हा। जीवन दास का कहका बिल्कुल नेचुरल था। जीवन दास अभी भी हंस रहा था, मगर वजह कुछ और थी। बाबू, रोमीला जागेगी, जरूर जागेगी। तू आखिरी कत्ल तो कर किसी जवान इंसान का। मेरी देवी को जवान खून की भेंट चाहिए, गर्म खून की। मिली दोबारा जिंदा जरूर होगी, मगर वो तेरी नहीं होगी, वो मेरी होगी। मेरे लिए काम करेगी, हर वो काम जिसका मैं उसे हुक्म दूंगा। बाबू, तू बस एक मोहरा है। मैं इस दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मैं सिर्फ नाम का जीवन नहीं रहूंगा, मैं सचमुच मरूंगा, सचमुच मुर्दों को जीवन दिया करूंगा। उस मखसूस टूटी हुई कब्र में बैठकर जीवन दास एक घनौना काला अमल कर रहा था। उस अमल को ऐन उस वक़्त मुकम्मल होना था जिस वक़्त फरहाद आखिरी कत्ल कर डालता। जीवन दास की देवी को मन मांगी भेंट मिल जाती और जीवन दास को बेहिसाब शैतानी ताकतें हासिल हो जाती और वो हर शैतानी अमल पर कादर हो जाता। वो कब्र में बैठा आने वाले हसीन वक़्त के तसव्वुर से हंसे जा रहा था और चश्मे तसव्वुर से सारी कब्र से मुर्दों को जिंदा होकर निकलते देख रहा था। सिस्टर नौरीन ने फरहाद की तलाश को फुल स्टॉप लगा दिया था और वो किसी गांव से आई थी और अस्पताल के हॉस्पिटल में रहती थी और बिल्कुल नौजवान थी। जीवन दास की हदायत के ऐन मुताबिक फरहाद ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। नौरीन झिझकते हुए अंदर आ गई।
सांवली सांवली कम उम्री की खूबसूरती लिए नौरीन इस वक्त बड़ी प्यारी लग रही थी। फरहाद ने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। नौरीन ने उसके जायजे का कुछ और मतलब समझ लिया और शर्मा गई। वैसे अगर सोचा जाए तो कुछ मसला ही ना हो, कभी ना हो। रोमीला भी एक लड़की थी और नौरीन भी। रोमीला कब की मर चुकी थी और नौरीन सांस लेती फरहाद के सामने थी। किसी कत्ल की ज़रूरत ही नहीं थी। नौरीन दिलो जान से फरहाद की जीवन साथी बनकर उसके साथ जीवन बल्कि 7 जन्म बिताने को तैयार थी। फरहाद को इशारे की ज़रूरत भी ना पड़ती और नौरीन उस खूबसूरत डॉक्टर की तमाम उम्र सेवा करती रहती। मगर हर कोई तो नहीं और सही की कहावत पर अमल थोड़ी करता है। कम से कम फरहाद तो हरगिज़ नहीं। ना जाने कितने ख्वाब सजाए थे नौरीन ने अपनी आंखों में कल रात से लेकर उस वक़्त तक जब फरहाद ने अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए उसे अपने घर आने की दावत दी थी ताकि बाकी मामला तय किए जा सकें। आखिर ऐसी बातें हॉस्पिटल में थोड़ी की जा सकती हैं और मुलाकात को इंतहाई खुफिया रखने की ताकीद की थी। किसी को कानो कान इल्म ना हो। 24 घंटों में क्या क्या नहीं सोच लिया था बेचारी ने। मंगनी की अंगूठी का डिज़ाइन, शादी के जोड़े का रंग और शायद अपने होने वाले बच्चों के नाम। उसे तो अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर इस बड़ी गलतफहमी से भी एक बहुत बड़ा शाक उसे आज लगना था। फरहाद उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर चाय बनाने चला गया। नौरीन ने थोड़ी देर तो इंतज़ार किया, फिर कुछ रोमांटिक होकर उसने फरहाद के साथ मिलकर चाय बनाने का इरादा कर लिया। जिस तरह हैंडसम ड्रैक्युला की खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अचानक नोकीले लंबे दांत नमूदार हो जाते हैं, सुरंज में इंजेक्शन भरता फरहाद इतना ही अजनबी और डरावना लग रहा था। जहर का इंजेक्शन पहचानने में नौरीन को बिल्कुल देर नहीं लगी। आखिर को नर्स थी। नसीमा और अनवर जैसे उधेड़ उम्र कमज़ोर सोए हुए लोगों को मारना बिल्कुल मुख्तलिफ और इंसान आसान था, मगर नौरीन ने उसे ठीक ठाक टाइम दिया था। कितनी ही देर वो दोनों आगे पीछे भागते हुए चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। आखिर नौरीन बेचारी ठोकर खाकर गिर पड़ी। फरहाद बुरी तरह हाँफ रहा था। कांपते हुए हाथों से वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था और नौरीन अपनी ज़िंदगी बचाने की। नौरीन बुरी तरह मज़ाहमत कर रही थी, मगर फरहाद ने आखिरकार इंजेक्शन नौरीन के बाजू में घुसा ही दिया। मगर फरहाद बेचारा कोई कत्ल एक्सपर्ट थोड़ी न था और बुरी तरह घबराया हुआ था और कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज फिर तूफानी बारिश बरस रही थी। फरहाद ने नौरीन को बड़ी मुश्किल से घसीट कर गाड़ी में डाला और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुसलसल टेंशन से फरहाद की हालत तबाह हो रही थी। उसके असाब जवाब दे चुके थे। कुदरत के निज़ाम के खिलाफ जाना आसान बात नहीं होती। रास्ते में पहले से सोचे हुए एक वीरान जगह पर पड़े कचरे के ढेर पर उसने नौरीन को धकेल दिया और दोबारा गाड़ी में आकर बैठ गया। फरहाद को चंद कदम आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कुछ बारिश की वजह से और कुछ मुसलसल बहने वाले आंसुओं की वजह से। नौरीन के माँ बाप बहुत गरीब थे। एक छोटे से गांव से उनका ताल्लुक़ था। नौरीन के 2 छोटे बहन भाई गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे और वो नर्सिंग का कोर्स करके उधर नौकरी कर रही थी और अपनी पूरी तनख्वाह अपने घर वालों को भेज रही थी। उसके घर वालों को उससे बहुत उम्मीदें थी और उसकी बहुत ज़रूरत थी और इस वक्त वो कचरे के ढेर पर बेसुध पड़ी थी। उसके ऊपर बारिश बरसे जा रही थी। जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं मजबूती से। नौरीन की मुट्ठी मजबूती से बंद थी। उसमें एक इंजेक्शन था, जहर का इंजेक्शन। फरहाद घबराहट और नौरीन की
شدید مزاحمت کی وجہ سے سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے ہی انجیکشن چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کے جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم۔ آج فرحاد کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون کو دیوی کے آگے آخری بھینٹ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جاتی۔ وہ دیوی کی خوفناک مورتی کے آگے آسن مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ جیون کے آس پاس انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی جو وہ پرانی لاوارث قبروں سے جمع کرتا تھا۔ آج دیوی کی مورتی کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی بھی سجائی گئی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں پوری طرح کھویا ہوا تھا، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ بادل بہت زور سے گرجے، ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ جیون نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اچانک کہیں سینک بجنے لگا، مکروہ آواز میں ڈھول پیٹا جانے لگا۔ کہیں سے شہناتی کی انتہائی منحوس آواز جیسے بین کرنے لگی۔ جیون ساری سچویشن سمجھ چکا تھا۔ شمع کر دے دیوی، شمع۔ اس نے دیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر دیوی نے اس کی منت سماجت اور برسوں کی پوجا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچارے جیون کی لاش بغیر چتا کے ہی بری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ بجلی تیز چمکی، نورین نے آنکھیں کھول دی، وہ زندہ تھی۔ فرحاد نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا وہ سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کی لاش کو ابدأ مشروعك أونلاين مع GoDaddy. سجل الدومين المثالي لعملك. انشئ موقع. سرد خانے میں گہری خاموشی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ ملی کا مردہ وجود اسی طرح بے حس و حرکت تھا۔ فرحاد امید بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب شاید اس وجود میں حرکت ہو، شاید اب وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر فرحاد کو دیکھے اور محبت سے مسکرا دے۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ فرحاد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگیں۔ اس کو لگنے لگا کہ وہ کسی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ۔ تو کیا ملی اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی نہیں؟ ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تو کیا مجھے دوسری مرتبہ اس اذیت سے گزرنا پڑے گا؟ میں نے تو پھر امید باندھ لی تھی کہ رومیلا زندہ ہو جائے گی۔ کیا مجھے دوسری بار اس کے مرنے کی تکلیف کو سہنا پڑے گا؟ نہیں نہیں۔ اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل رومیلا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی، اب تو آنکھیں کھول دو، میں نے تمہاری محبت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکنے لگا۔ کتنا بڑا گنہگار بن گیا تھا میں تمہارے لیے، کتنی جانیں وار دی میں نے تم پر، ہر حد سے گزر گیا۔ اتنی محبت تو آخر اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم تو آج بھی خاموش ہو۔ بولو ملی، خدا کے لیے، میں تمہاری آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح ہولتے ہولتے بری طرح تھک گیا اور اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے، اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ وار برس رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرحاد کا دل اتنی تیز سے دھڑکا جیسے پھٹ جائے گا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی۔
फरहाद को अपनी सर्द आंखों से घूर रही थी। कई महीनों से इस लम्हे के शदीद इंतज़ार में मुब्तला फरहाद की आंसुओं से भरी हुई आंखें हैरत से फैल गईं। ये कैसा विसल था, ला हासिल नामुराद। काफ़ी देर तक फरहाद की आंखें में अपनी सफ़ाक अजनबी आंखें डाले रखने के बाद उसने रोबोट की तरह अपना सीधा हाथ उठाना शुरू कर दिया। फरहाद किसी ट्रांस में आए हुए इंसान की तरह उसके सामने बिल्कुल ही बेबस बैठा था। मिली ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी गिरफ्त बेहद सख्त थी, बिल्कुल गैर इंसानी। सिर्फ चंद मिनटों में फरहाद की जान निकल गई और मिली ने एक झटके से उसे नीचे फेंक दिया। फरहाद की महरूम बेजान आंखें अभी अभी खुली थी। कहते हैं कि अधूरा इल्म नुकसानदा होता है और अधूरा अमल, और वो भी शैतानी अमल। खुदा के कामों को अपने हाथ में लेना, उसके फैसलों के आगे डट कर खड़े हो जाना शैतान का काम रहा है हमेशा से। पैदा करने वाली और मौत देने वाली ज़ात सिर्फ खुदा तआला की है। इंसान की क्या औकात कि वो दोबारा ज़िंदा करने का दावा करता फिरे, और अगर कोई ऐसे करने का दावा करता है तो वो यकीनन शैतान का पुजारी होता है। वो अपने काले इल्म से किसी मुर्दे के जिस्म में किसी भटकती बदरूह को तो डाल सकता है, दोबारा जिंदा हरगिज नहीं कर सकता। फरहाद को ये बात समझ ही नहीं आई थी कि मरकर भी कोई कभी दोबारा जिंदा हुआ है। रात बहुत तारीक थी, बारिश बुरी तरह बरस रही थी, रास्ते बिल्कुल सुनसान थे। उन सुनसान रास्तों पर कोई चलता चला जा रहा था। एक वजूद, सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ वजूद, उसका सिर्फ चेहरा खुला था। कभी होगा ये चेहरा खूबसूरत हसीन, लोगों को नज़र हटाना मुश्किल हो जाता होगा, मगर अब तो वो सिर्फ खौफ में मुब्तला कर सकता था, जानलेवा खौफ में। उसके चेहरे पर बेहद सफाकी थी, एक पथरीला अज़म था, जैसे दुनिया को मज़ा चखाने का पक्का पक्का इरादा किया हुआ हो। फरहाद के इश्क ने दो मासूम लोगों की जान ले ली। जीवन दास के जनून ने खुद जीवन दास का ही काम तमाम कर दिया। अब मिली की बदरू को कितने सरों की कुर्बानी से चैन आएगा ये कोई नहीं जानता था। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।